हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे थे लैंड फॉर्म से रिलेटेड डिस्कशन को जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमने लैंड फॉर्म्स के बारे में बेसिक चीज़ें जान ली थी कि लैंड फॉर्म्स जो हैं वो दो प्रोसेसेस की वजह से बनते हैं, एंडोजेनिक इंटीरियर से, एक्सोजेनिक जो बाहर से एक्ट कर रहे होते हैं। तो आज हम जो एजेंट्स पढ़ रहे थे ना कल, हम एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड एजेंट्स ऑफ डिपोजिशन। जो एजेंट्स हैं इरोजन एंड डिपोजिशन के, उसमें हम सबसे पहले एजेंट को पढ़ते हैं रिवर एज अ एजेंट फॉर इरोजन एज वेल एज फॉर डिपोजिशन। इरोजन पता है ना, तबाही करना। डिपोजिशन कुछ नया बनाना। वाटर जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम इट्स सोर्स टू द रिवर माउथ, यानी कि एक पानी की जो जर्नी रहती है पहाड़ों से निकलकर वो रिवर माउथ तक जाती है अलोंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ जर्नी, और इस कोर्स ऑफ जर्नी को हम लोग बोलते हैं रिवर। देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, जनरली जो ज्योग्राफी की बुक्स, अब जैसे ये देखो 7th क्लास की बुक है तो यहां पर तो इतनी डिटेल में जाकर कोई बात करेगा नहीं, लेकिन हायर स्टैंडर्ड पर जब हम पहुंचेंगे तो उससे पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, और ये वाली बात मैं प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुका हूं 6th क्लास की ज्योग्राफी वगैरह में। अगर आपको याद हो, अमित, मैंने बताया था ना कि रिवर तो रिवर होती ही नहीं है। सबसे पहले होती है रिवर, सबसे पहले होती है जो होती है वो होती है स्ट्रीम। स्ट्रीम वन जब अपनी जर्नी में आगे कंटिन्यू चलती है, अब स्ट्रीम वन आती कहां से है? सबसे पहले तो एक पहाड़ से निकलती है। अब लोग कहेंगे पहाड़ से कहां निकलती है, ये कोई क्या नल की टूटी लगी होती है उधर? देखो, या तो कोई बर्फ हो और ये पिघलना स्टार्ट कर दे ये बर्फ, तो पानी बहेगा यहां से। या पहाड़ों के ऊपर सिंपली तरीके से अगर कोई बोले कि या बारिश हो, यानी कि ग्लेशियर से या तो पिघल रहे हो या बारिश हो, उसकी वजह से यहां पर एक प्रकार से एक धारा बहेगी। इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रीम। ये स्ट्रीम, जब ये स्ट्रीम जो है ये चलती जाती है, इसको जब एक दूसरी स्ट्रीम आकर ज्वाइन कर ले, यानी कि एक ट्रिब्यूटरी, और इस प्रोसेस के लिए ध्यान से सुनना लगातार, यानी कि दो स्ट्रीम्स तो हमें चाहिए ही पड़ती हैं, स्ट्रीम वन स्ट्रीम टू, एक रिवर को रिवर की डेफिनेशन देने के लिए। तब जाकर हम इसको कहेंगे कि जब इस पॉइंट पर इसने इसको ज्वाइन कर लिया है, आगे की जर्नी इसकी जो भी है, इस आगे की जर्नी में इसका नाम हो जाएगा रिवर। अब रिवर यहां तक समझ में आ गया? अब इसके आगे की जर्नी मैं दिखा दूंगा अभी, लेकिन यहां तक समझ में आ गया? पहले बताओ। रिवर जनरली ओरिजिनेट होती है फ्रॉम माउंटेन और हिल। यहां पर जनरली लिखा हुआ है, ऑलवेज नहीं। जनरली यहीं से ओरिजिनेट होती है, और जो मैंने आपको प्रोसेस बताया यहां पर ऐसे करके। देखो, ये वाली चीजें जो जैसे बनाने में ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ठीक से नहीं बनती और मेरा टाइम वेस्ट भी हो जाता है एग्जाम के अंदर, और इतना 8 मिनट 7 मिनट के अंदर इतना स्कोप नहीं होता। मैं इस प्रकार के डायग्राम्स को यूज कर कर आ जाता हूं अपनी बात कहने के लिए। ये मुझे भी ठीक लगते हैं और मुझे लगता है कि सामने वाले को देखने से भी ईजी लगते हैं, ठीक लगते हैं, रेदर देन मैं कि मैं इतना कुछ तामझाम करूं, ये फिसल पट्टी जैसा झूला बनाऊं और फिर मैं इस पर ये सब बनाकर दिखाऊं, कुछ गलती हो गई फिर उसको इरेज करूं। तो इतना मुझे अपने डायग्राम्स पे ज़्यादा भरोसा होता है, और वो डायग्राम्स आप अपने खुद के भी इनोवेट कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लोगे। और जो लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं ना, उनके पास मैं बता रहा हूँ कि एज है। वो अपने आप पे गिल्ट फील ना करें कि हमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आपका, मैंने बताया था ना साइकोलॉजी वाली ट्रिक, 35-36 बार किसी चीज़ को रीड करना और 2 बार लिखना बराबर होता है। सबसे पहले ये है रिवर का सोर्स। अब यहां पर एकदम से आपको दिख रहा है वाटरफॉल। ये चीज इनको यहां पर एकदम से नहीं लिखनी चाहिए थी, लेकिन चलो अगर इन्होंने लिखी है तो एक चीज हम इसको समझ जाते हैं पहले एक जगह। जब रिवर नीचे आ रही है ना यहां पर, और नीचे कोई एक, दोस्तों ध्यान से देखना, एक ऐसी, ये जो कोई एक चोटी है यहां पर, एक तो ये पहाड़ है, इधर से आई ये वाली रिवर, यहां से रिवर आ रही है। उसके बाद
नीचे एक जगह है पहाड़ के जस्ट इर्द गिर्द के, इधर वो एक प्रकार का ऐसा प्लेट्यू टाइप है। तो जब ये रिवर यहां से बिल्कुल पानी का स्रोत इसका स्ट्रेट गिरता है नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट, देख रहे हो ऐसा, ये 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 स्ट्रक्चर प्लेट्यू के साथ, प्लेट्यू प्लस ये रिवर का सोर्स, ये बन जाता है वाटरफॉल, झरना। आगे बढ़ी रिवर, अपनी जर्नी में कंटिन्यू हुई। यहां पर देखो, इसको और ट्रिब्यूटरी ने ज्वाइन कर लिया, ये आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी। ये बढ़ते बढ़ते ना, याद है वो लेक्चर जो उस लेक्चर में था एनसीईआरटी वाला है, ये लचकती है, अपनी कमर बड़ी मटकाती फिरती है, और इस शेप्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो नागिन जैसी चाल है, मीएंडर्स। अब इस लचकने में कभी कभार मोच भी आ जाती है। तो जब ये ऐसे मटक रही होती है इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, तो इसका एक हिस्सा ना कभी कभार इधर टूट जाता है, कमर झटके खा के गिर जाती है। और फिर ये जो पानी का स्रोत है ना, आप देख रहे हो, जैसे यहां पर देखो, ध्यान से देखना, मैं रेड कलर से बनाता हूं, ध्यान से देखो, यहां पर जब इसने कमर मटकाई तो इसने पानी को शामिल कर लिया, यहां मटकाई तो पानी को शामिल कर लिया, यहां मटकाई पानी को शामिल कर लिया, लेकिन यहां जाकर ये प्लान फेल हो गया। यहां इसके प्रॉपर तरीके से आ गई मोच, फिर ये आगे इसको वैसे लेना तो चाहती थी, ऐसे ऐसे आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन ऐसे आगे नहीं बढ़ पाई, और हुआ क्या, ये फिर ऐसे ऐसे करते करते आगे जाती रहती है। अब ये चीज तो अलग हो गई बिल्कुल से, ये चीज तो बिल्कुल अलग हो गई, और ये एक प्रकार से गड्ढा भरा हुआ पानी का बन जाता है, जो एक लेक की तरह प्रतीत होता है, लेकिन क्योंकि लचकती हुई मटकती हुई कमर की वजह से ये लेक बनी थी, इसलिए हम इसको कहते हैं, एक नाम देते हैं, ऑक्स बो लेक। ठीक है, ऑक्स बो लेक। ये चीज क्लियर। आगे फिर जाके जो ये ऑक्सबो लेके, हर लेक अपने साथ सेडिमेंट्स वगैरह लेकर आती है, ठीक है, और ये एक जगह पर जहां पर ये इकट्ठा होती रहती है, रिवर ये जा कर रही है, ये जर्नी इसकी कहाँ जा रही है, ये ओशन में मर्ज होने के लिए जा रही है, अल्टीमेटली इसका स्रोत वहीं होता है। जैसे इंसान अगर पैदा होता है तो उसकी मोक्ष की प्राप्ति अल्टीमेट उसका एम होता है ना, तो ये ओशन में इसका मर्ज होना इसका अल्टीमेट एम है, इसका मोक्ष है वो। और यहां पर जाकर जब ये, जैसे कहते हैं ना, मरने से पहले जो एक इंसान बहुत चौकन्ना हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, भभकता हुआ दिया, ठीक है, तो इसी प्रकार से यहां पर ना बहुत ज्यादा, जब ये ओशन से मर्ज होने जा रही होती है उससे पहले बहुत ज्यादा अपने यहां पर कीचड़ यहां पर फैला देती है, और ये बनाती है यहां पर फ्लड प्लेन, जो कि आइडियल कंडीशंस होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। जब ये आगे बढ़ती है रिवर, ये आगे बढ़ती रही कि ऐसे ऐसे आ रही थी, आगे बढ़ती रही, उसके बाद जाकर ये ना एक फैन शेप स्ट्रक्चर बनाती है, इसके हाथ जैसे, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के जैसे, मतलब मान लो ये है, ये 5 तरीके से ऐसे ये फैन शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि जाकर यहां पर बनती है इसकी रिवर की है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब जब ज्वाइन होती है कोई मेन कोर्स ऑफ रिवर से, जो ये स्ट्रीम आगे बढ़ रही थी, इस ट्रिब्यूटरी ने इसको ज्वाइन करा, इस स्ट्रीम का नाम यहां पर जाकर हो गया रिवर। ठीक है, रिवर आगे जाकर जब मरने से पहले डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो इसका नाम हो गया डिस्ट्रीब्यूटरी, और फाइनली जाकर ये गिर जाती है ओशन में। और ये जो इसका पॉइंट होता है ओशन के साथ, और इसका यहां जाना, मरने के टाइम इसका मुंह खुला का खुला रह गया फॉर एग्जाम्पल, और ये है इसका रिवर माउथ। ये सारी चीजें हम वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन जिसके लिए नया था उसको समझ में आ गया, जो मैंने बताया उतना। हर एक ओशन से पहले ही बनता है, क्योंकि ओशन में ना कोई भी चीज का, जैसे ये डेल्टा में क्या होता है, कीचड़ वीचड़ होता है तो थोड़ी बहुत आइडियल कंडीशन होती है, सेडिमेंटेशन वगैरह होता है,
दुनिया का, लेकिन आप कोई भी ऐसा ओशन देखोगे नहीं, क्योंकि ओशन में तगड़े वाले होते हैं ओशन करेंट्स, तो वो कीचड़ वगैरह को ना समाने, मतलब तैरने नहीं देते अपने ऊपर वहां पर। और ये कोई भी चीज ना एक मार्जिन पे ही तो बन सकती है किसी की, कोस्ट लाइन पर या एक कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर। और इसी डेल्टा के आसपास जहां पर ये फॉर एग्जाम्पल रिवर आ रही है और डेल्टा ये आ रहा है, तो कोस्ट लाइन को हम लोग एक और नाम से क्या बुलाते हैं जनरली? वैसे ये स्ट्रक्चर तो वैसे अलग है, लेकिन सब लोग मुझे बताओ कोस्ट लाइन को जनरली हम लोग क्या बुलाते हैं? क्या बनता है वहां पर रेत के साथ और पानी के साथ, क्या स्ट्रक्चर? इकोटोन नहीं, वो छोड़ो। लोग बिकनी पहनकर कहाँ जाते हैं? बीच। अब याद आ गया सबको, हराम खोरो। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रिवर इज कॉल्ड एज सोर्स। वो समझ में आ गया ना आपको शाइनी? वो वाली बात समझ में आ गई ना, डेल्टा वाली? हाँ। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रिवर इज नोन एज सोर्स। द प्लेस वेयर इट ज्वाइंस अ लेक और सी और एन ओशन, उसको बोलते हैं रिवर माउथ। यानी कि ये दो, अगर अगर मतलब मान लो कि क्वेश्चन अगर कभी बन जाए ऐसा कि विच अमंग द फॉलोइंग आर, अगर पेयर बनाकर दे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे पेयर बनाकर दे रखा हो, देखना, डेल्टा मी अंडर ऑक्सबो लेक ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी, सोर्स रिवर माउथ। अगर ऐसा कुछ दे रखा हो और सोर्स एंड रिवर माउथ को क्या मैं ऐसा भी कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं, चलो, सोर्स रिवर माउथ, या इसकी जगह कुछ ऐसा दे रखा हो, सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरी, या दे रखा हो सोर्स एंड डेल्टा। ये है पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3, पेयर 4। और क्वेश्चन आ जाए ऊपर यहां पर लिखा हो ऐसा कुछ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिपिक्ट्स और इंडिकेट्स टू एक्सट्रीम्स ऑफ अ रिवर्स बर्थ एंड कंप्लीशन ऑफ इट्स जर्नी। ज्योग्राफी में इस प्रकार के ज्योग्राफी, अब मैं क्या बोलूं उसको समझने की कोशिश करना। ज्योग्राफी में इस प्रकार के ज्योग्राफिकली फिलोसफिकल क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे आते हैं? याद है इसमें मैंने एक बारी बात करी थी आपसे कि कभी एक पैराग्राफ दे देता है यूपीएससी, कभी कभार ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर देखोगे कि आप जंगल में चल रहे हो, एकदम से बारिश होने लग गई, फिर धूप आ गई, फिर ये हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर आप आगे गए तो इस प्रकार के जानवर मिले, बताओ किस प्रकार का फॉरेस्ट रीजन है ये। मतलब वो पूरे पहले एक केस स्टडी टाइप ऑफ सिनेरियो दे देता है हमारे सामने। होता है अंकिता ऐसा कि नहीं होता? मित तो क्या वो दो एंड्स पूछ सकता है रिवर के नहीं पूछ सकता? इसका बर्थ और डेथ बता दो जरा जर्नी के। ये क्वेश्चन बन सकता है आराम से। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? 1 2 3 के 4? 4। रनिंग वाटर इन द रिवर, ये इरोड करता है लैंडस्केप को, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि पानी जहां जहां से होकर नदी की फॉर्म में गुजरता है ना, तो अब देखो पानी कैसा है, ये यहां से पानी बहना स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से, और पॉइंट बी तक मैं मान लेता हूं उसको। अब आप सब लोग लॉजिकली मुझे एक बात बताना जरा, ये जो पहली धारा है, अगर मैं इसको पहली धारा मान लूं कि सिर्फ ए से बी तक एक धारा भाई, क्या ये अपने साथ नीचे नीचे ये जितना भी ये सेडिमेंटेशन है इसके, या पानी के नीचे जो भी मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सब जो होंगे, क्या ये अपने साथ इस जगह तक लेकर नहीं जाएगा? ये डेल्टा में जो कीचड़ आया अपने आप आ गया क्या कीचड़? नदी पॉइंट ए से ही तो लाना शुरू कर रही थी इस कीचड़ को, तभी तो आया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? अब मैं एक और चीज भी तो बोल सकता हूं कि ये अगर स्ट्रक्चर साल 2022 का है तो 2030 में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2050 में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और 2100 में हो सकता है
ये कुछ ऐसा ही रह गया सर, क्या मैं ये बोल सकता हूं? कैसे? ये तो जो मैंने पॉइंट ए और बी बताया, ये तो एक धारा थी ना। क्या पीछे से पानी जो चला आ रहा है, मुझे लॉजिकली आप लोग बताओ, क्या वो किश्तों में आ रहा है पानी, कि एक महीने आएगा फिर गैप के बाद आएगा, कि वो लगातार चला आ रहा है लगातार? ये जो पानी यहां पर आ रहा है, क्या रुक रुक कर आ रहा है, कि पहले तू जा आगे, फिर ये जाएगा आगे, फिर ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा? क्या ऐसे आ रहा है पानी वेट कर करके? जैसे अब धूप है, हम कहते हैं कि 8 मिनट लगते हैं सूरज की पहली किरण को धरती पर पहुंचने के लिए, लेकिन क्या वो वेट कर रही होती है उसके पीछे वाली किरण? हमें तो धूप लगातार ही दिखती है ना, क्यों दिखती है? पीछे से एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। बताओ, इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ये जितना ये सरफेस होगा, क्या ये इरोड नहीं होता चल रहा है? 2030 में, 50 में, 2100 में खत्म नहीं हो रहा है क्या ये चीजें? और यहां पर इरोजन, जो अब जो चीज खत्म हो रही है ज्योग्राफी में, उसको इरोजन कहते हैं। और यहां पे इरोजन के लिए वर्क कौन कर रहा है? कौन है ये इरोजन करवाने के पीछे? ये षड्यंत्र किसकी है? वाटर की। वाटर, सिंपल रिवर, कुछ भी कह लो, मतलब पानी है कुल मिलाकर, है कि नहीं है? पानी है कुल मिलाकर। यार आप देखो ना, नॉर्मल सी बात समझो इस चीज को, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। आंधी आई, आपकी बालकनी में पत्ते वत्ते, धूल रेत वगैरह बहुत हो गई, नंगे पैर आप घूम रहे हो, तो मतलब पूरे पैर आपके गंदे हो गए हैं। मम्मी बोल रही है कि अंदर ऐसे नहीं जाना। और अगर यहाँ पर तू पैर धोकर ही आ रहा है, या पैर धोकर ही आ रही है, तो बालकनी में एक बाल्टी पानी ही डाल दे। वो बालकनी में जैसे ही आप पानी डालते हो, उसमें हल्का सा, फॉर एग्जांपल मान लो आपने सर्फ मिलाया या हैंड वॉश मिलाया, वो पूरा आपने साफ कर दिया, और वाइपर मारते मारते नाली के पास वो आप ले गए, तो एक बार आप बताना जरा, जो एक लेयर थी उस पानी ने उसको इरोड नहीं कर दिया, धूल पत्तों की वगैरह वो जाकर, जहां पर भी कुछ भी उसमें पत्ती, बाल, कंकड़, धूल, मिट्टी, कोई चीटियां, चीटे, कुछ भी चीजें होंगी, वो सारी नाली की तरफ जाकर नहीं मिलेंगे आपको। एंड में जाकर कचरा सारा वहां इकट्ठा नहीं होगा नाली के पास जाकर। नाली को ओशन मान लो, जो जाली लगी होगी उस कचड़े को वो डेल्टा मान लो, और जो आपने बाल्टी से जो पानी मारा है और जो सारी धूल हट गई है उसको इरोजन मान लो। अब समझ में आया? फिर से समझाऊं क्या? बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, इतनी फीस में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। रनिंग वाटर इन द रिवर, इट इरोड्स द लैंडस्केप, और ये एक स्टीप साइड वैली क्रिएट कर देती है। यानी कि आपको ये जो वैलीज दिखती है ना, अब मैं एक मजेदार आपको बात बताता हूं, ये कुल मिलाकर ना ऐसी होती हैं। देखो, इस प्रकार के डायग्राम जो मैं बनाता हूं ना, इससे आप मतलब अंदाजा लगाना सीखो कि आपको ना डायग्राम्स वगैरह कैसे बनाने हैं पेपर के अंदर। ठीक है। ये वैली जो होती है ना, ये कुल प्रकार से, कुल मिलाकर ये ऐसी वैली होती है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे करके ये एक वैली है। ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मतलब मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, और बार बार जो पानी है, बार बार जो पानी है पहाड़ों से आता है और इसके ऊपर से होकर गुजरता है। ऐसे चलते रहा ये सिलसिला 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल। ज्योग्राफी में कोई भी एक चीज़ आप इतना तो समझ ही गए होगे, जितने लोग शुरू से मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 से। ज्योग्राफी में छोटे से छोटा फिनोमिना भी कम से कम 50, 100, 150, 1000 सालों का होता है, कम से कम 500, 1000 साल का होता है ज्योग्राफी में छोटा से छोटा इवेंट भी, है ना। अब क्या हुआ, ये जो पानी आता रहा आता रहा आता रहा, कुछ साल के बाद ये ऐसा दिखता है कि इसमें ये एक प्रकार की दरार पड़ गई। उसके बाद भी उसके बाद भी जो पानी आना यहां पर कंटिन्यू रहता है, जो कंटिन्यू रहता है, फिर क्या होता है, अब ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और पानी आना अभी भी कंटिन्यू है। क्या ये स्टीप साइड की एक वैली नहीं बन गई?
एग्जामिनर को ये डायग्राम समझाना ज़्यादा इजी है या फिर ये 3 स्टेजेस समझाना ज़्यादा इजी है? मतलब बनाकर मतलब ड्राइंग की फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ कि ये ज़्यादा अच्छे से बना पाओगे एग्जाम में 30 सेकंड्स में, 1 मिनट में, या फिर ये बना पाओगे, बताओ? तो ऐसे प्रैक्टिस कर लो, मतलब धीरे धीरे करके हो जाएगा, हैंडी हो जाएगा। एंड मेरा कॉपी करने की जरूरत नहीं था। आप फॉर एग्जाम्पल अभी कोई कॉपी पेन लेकर बैठा हुआ है, चाहो तो ये बना लो, लेकिन आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा बेटर कुछ है तो मेरे साथ भी उसको शेयर करो कि सर ऐसे भी तो इसको बना सकते हैं, मैंने जल्दी जल्दी बना लिया। और आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितने बार जिस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगाओगे तो वो काम उतनी जल्दी होता रहेगा, है ना? अच्छे बच्चों की तरह मयूर एक एक लाइन को रखना सीखते हैं जब हम ट्रेडिंग चार्ट पे, तो कितना टाइम लगता है? उसके बाद तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट, ये ऑल्ट प्लस एच दबाते हैं बस हम, उसके बाद क्या करते हैं? तो ये बन जाती है वी शेप की स्टीप वैली। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना। एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स के अंदर जहां पर 3 से 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के भी मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपको ये आ जाए राइट अ नोट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ वी शेप वैली इन ज्योग्राफी, कैसे बनती है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको ये डायग्राम समझाने के बाद आपको ये चीज लिख कर आ जानी है। यहाँ पर रनिंग वाटर जो होता है वो लैंडस्केप को जो इरोड करता है, स्टीप साइड वैली बनाता है, और ये क्योंकि वी लेटर की तरह दिखती है इसलिए इसको वी शेप वैली कहते हैं। इतने नंबर में आपके यहाँ पर 1 नंबर 1.5 नंबर आपको मिल जाएगा और बाकी 1.5 नंबर आपको डायग्राम्स का मिल जाएगा। मैं ये खास तौर से बात एमपीपीएससी की कर रहा हूँ जहां पर मेंस के मार्क्स कम होने की वजह से आंसर हमारे लिए लिखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जल्दी जल्दी भागना पड़ता है, हमें बुल्स आई पे वहां पर हिट करना होता है। 2 बातें जो मैंने आपकी रिवर की जर्नी में आपसे बात करी, एक ट्रिब्यूटरी, दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी एक ऐसी स्ट्रीम या ऐसी रिवर होती है विच फ्लोज इनटू एंड जॉइंस द मेन रिवर। मैं जनरली इसकी सही डेफिनेशन यही मानता हूं कि इसको नहीं, ये एक ऐसी स्ट्रीम होती है जो कि ज्वाइन करती है दूसरी स्ट्रीम को और फिर जाकर वो बनाती है रिवर। लेकिन कोई बात नहीं, वो एक समझाने का मेरा तरीका है कि परफेक्ट तरीके से आप जान जाओ, आप यही वाली यूज करना, ठीक है? बहुत ज़्यादा साइंटिफिक भी बनोगे, अब उतना एग्जामिनर को भी नहीं पता हो, पता चला, ठीक है? तो फिर फायदा क्या? और सबसे बड़ी बात यह है ना कि पेपर फिर हमारे हाथ में नहीं आता, कोई स्कूल की पीटीएम तो है नहीं वो आपको बुलाएंगे पापा मम्मी को साथ लेकर आना, शनिवार को पेपर बटेंगे। डिस्ट्रीब्यूटरी ये एक ऐसी स्ट्रीम है जो कि मेन स्ट्रीम से ब्रांच ऑफ यानी कि डिवाइड हो जाती है, अलग हो जाती है, और फिर ये दूसरी स्ट्रीम से अलग बहने लगती है। यानी कि ये है ट्रिब्यूटरी, ये है डिस्ट्रीब्यूटरी। सिंपल से ऐसे डायग्राम बना दो। और यहाँ लेबल, ज्योग्राफी में क्या, अपने पेपर में प्लीज डायग्राम को लेबल जरूर करके आना। जो लेबल करके नहीं आता है, रूल है यूपीएससी का, वो डायग्राम्स को कंसिडर ही नहीं करती है यूपीएससी। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो, अब मैं पेन टैबलेट से बना रहा हूँ या कुछ भी बना रहा हूँ, तो यार मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब फॉर एग्जांपल, लेकिन ये दिखता तो है ना, कुल मिलाकर के लग तो रहा है ना कि हाँ भाई ये कुछ भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो, ठीक है? मुझे यहाँ पर उसमें जल्दी जल्दी करके मतलब यहाँ पर मेरे को लिखना चाहिए दिस डायग्राम इज ऑफ इंडिया, और ऐसे मैं करके बॉक्स बना दूँ इंडिया का डायग्राम, तो यूपीएससी को एक्सेप्ट कर लेता है। वरना फिर होगा क्या, टाइम बचाने के लिए जब मैं बहुत सारी बातें दक्षिण भारत की हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में जब ऐसे कर आता हूँ ना, तो मुझे एक पेपर चेकर ने ये बताया था जो कि यूपीएससी के पेपर चेक करने जाते थे, कि ये भी चीज़ बनाकर आ रहे हैं ना, और पेनिसुलर प्लेट्यू की बात करनी है, या वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की बात करनी है, या चोलाचेरा पांड्या की बात करनी है, या इंटरनल सिक्योरिटी की, कोस्टल सिक्योरिटी की बात करनी है, तो महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल तक का रीजन बना दो और तुम इतना लिखाओ। उन्होंने बोला लेकिन ये लिख जरूर आना कि ये इंडिया का मैप या इंडिया का डायग्राम है, उसको बॉक्स में जरूर बनाया। बस इतना लिखने से ये पता है कंसिडरेशन में आ जाता है, ये रूल होता है, ये रूल होता है। जैसे आप जब प्रशासन के पार्ट बन जाओगे ना, प्रशासनिक अधिकारी बन जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे, तो आप एक चीज सीखोगे कि जब भी किसी अधिकारी को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब भी कोई बात उससे कही जाती है ना, तो जो लिखा जाता है, तो आप शीट में वो नहीं कर सकते जो स्कूल में हम पिन पेज निकालकर लाइनों वाली शीट किसी को दे देते थे और उस पर लिख देते थे, डियर प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड मैम, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर यस्टरडे, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आ सका। वो अलग बात है कि घर पे टेम्पल रन पबजी खेल रहा था।
आपको वहां पर A4 शीट ना हमेशा, जब प्रशासनिक अधिकारी या किसी भी अधिकारी के हाथ में कोई भी अपनी बात थमानी होती है ना, तो आपको हमेशा एक ब्लैंक A4 शीट, जो कि फोटोकॉपी वाला जो पेपर होता है, उसको यूज करना चाहिए। ये कुछ रूल होते हैं। और वरना अगर आपका कोई सीनियर हो ना, और अगर आप ये लाइन वाला पेपर अगर आप उसको दे रहे हो और उसमें आपने कितनी भी अच्छे से कोई भी बात लिखी हुई है, वो उसको फाड़ सकता है और उसको कंसिडरेशन से बाहर कर सकता है। ये चीजें आपको लवासना में सिखाई जाती है। इसलिए तो, इसलिए यही चीजों के लिए तो लोग ये पूछते हैं कि सर यूपीएससी में ब्लैंक पेपर क्यों होता है। 12वीं में भी, कॉलेज में भी मैं ऐसी बुक्स कॉपीज यूज करती थी, कॉपी यूज करता था जिसपे लाइन होती थी। तो मैं क्यों कर आऊं यूपीएससी में ब्लैंक पेजेस क्यों आते हैं वहां पर ऑलरेडी। मेरे को तो हैबिट ही नहीं है। क्योंकि 12वीं के बाद यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इतने बड़े अब लौंडिया लौंडिया हो चुके हो कि आप प्रशासन को समझो, कि प्रशासनिक बातें और प्रशासनिक चीजें कैसे कही जाती हैं। और छोटी सी छोटी बातों का यूपीएससी ध्यान रखता है कि ये ब्लैंक पन्ने क्यों दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं। ठीक है। अब देखो आ गई, फाइनली हमारे सामने वो वाली घड़ी आ गई। अंकिता याद है बताता था कि वाटरफॉल पीछे खिसक जाता है और एक दिन खत्म हो जाता है। आ गई वो घड़ी हमारे सामने। इसमें किसी को भी ले लेते हैं। ये रहा। ठीक है, ये परफेक्ट। क्लियर नहीं आ रहा है। इसको देख लेते हैं। ये वाटरफॉल है, ये एक वाटरफॉल है। वाटरफॉल क्रिएट कैसे होता है अभी मैंने आपको बता दिया, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। वाटरफॉल की क्रिएशन के लिए एक प्लेट्यू जरूर होना चाहिए। प्लेट्यू क्या होता है, वो भी हिल टाइप ही होता है, मैंने कल आपको बताया था। हिल टाइप ही होता है, लेकिन हिल नहीं होता। क्यों नहीं होता? डिफरेंस ये है कि 600 मीटर की हाइट से कम है दोनों। हिल कोनिकल है, प्लेट्यू कुछ ऐसा है। माउंटेन 600 मीटर की हाइट वाला एक चीज, जब पानी यहां से गुजरता है, इसको मिटा देते हैं। जब पानी यहां से गुजरता है, आता है नीचे पहाड़ों से, तो होता क्या है, उसके बाद जाकर सीधा गिरता है ये। और ये स्ट्रक्चर इसी पॉइंट पर जाकर बन जाता है यहां पर वाटरफॉल। अब होता क्या है वाटरफॉल में, अगर आप नोट करो तो ये जो है,
ये जो है यहाँ स्ट्रक्चर, ये जो है ये हार्ड रॉक से बन रखा है। प्लेट्यू का जो टॉप है ऑब्वियसली बात है हार्ड ही होगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इसके नीचे सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, ठीक है। अब होता क्या, यहां से जो पानी टपक रहा है ना, अब आप ध्यान से देखने की कोशिश करना इसको। पानी यहां से गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा और इसका इरोजन होता है। इस पानी का इस पॉइंट पर देखना, मैं इसको व्हाइट कलर से बना रहा हूं, इस पॉइंट पर ही हार्ड रॉक का इरोजन होता रहता है ये। अब होगा क्या, मैं अगर यहीं ऐसे अगर आपको बनाकर दिखाऊं, ये इरोजन होने के साथ साथ ये जो इतना हिस्से का पत्थर है जिसको मैं नाम दे देता हूं ए, ये जाकर नीचे गिरेगा इधर। इसके पत्थर टुकड़े वगैरह नीचे गिरते रहते हैं जैसे जैसे साल बीतते रहते हैं, जैसे जैसे साल बीतते रहते हैं। अब होगा क्या, इरोजन हुआ और ये इतनी पीछे हो गया, और ऐसा मान लो कि अब जो पानी है वो यहां से भी टपक रहा है इधर। फिर कुछ साल हुए, फिर इसका इरोजन हुआ, और इस पूरे हिस्से का यहां तक इरोजन हो गया। और इसको समझना है तो यहां देखो, हार्ड रॉक का इरोजन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वाटरफॉल खत्म हो जाता है एक रीजन में, एंड हो जाती है उसकी, एंड हो जाता है उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। मैं क्यों बता रहा हूं ये वाली बात, कभी अगर क्वेश्चन आ गया ना, ये वाली बात को सिर्फ तुम आंसर कर पाओगे, 99% लोग आंसर नहीं कर सकते कि वाटरफॉल रिट्रीट या एंड या वाटरफॉल की डेथ कैसे होती है। और रिट्रीट का मतलब, अगर ये क्वेश्चन आ गया, अगर ये टोन लिख दी ना जो मैं बोलने जा रहा हूं अब, कि वाटरफॉल बैकवर्ड मूव करता है इन नेचर, एग्जामिन द स्टेटमेंट विद रेलेवेंट फैक्ट्स। आप कहोगे बैकवर्ड मूव करता है वाटरफॉल, मतलब इस प्रोसेस से, प्रोसेस ए बी सी और डी जाते जाते, क्या ये बैकवर्ड मूव नहीं कर रहा वाटरफॉल? ये पानी का स्रोत अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो अभी यहां तक नहीं आ जाएगा आगे वाली रॉक्स की इरोजन होने के बाद, फिर ये यहां तक नहीं गिरने लगेगा पानी, फिर ये यहां तक नहीं गिरने लगेगा, एक टाइम के बाद होते 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 पानी ये करते करते खत्म नहीं हो गया। तो एक प्रकार से जो रॉक्स की इरोजन हो रही है, तो इस प्रकार से एरो देखो कहां जा रहा है, ये पानी और ज्यादा यहां से, फॉर एग्जाम्पल अभी ये यहां से गिर रहा है ए से, फिर ये बी तरफ से गिरने लगेगा, फिर सी, फिर डी, फिर ई, क्योंकि ये रॉक्स तो ऊपर वाली रहेंगी ही नहीं, और ये खत्म हो जाएगा एक पॉइंट के बाद जाकर। क्या ये लॉजिक समझ में आया? क्या मैं जो कन्वे करना चाहता हूं वो आप तक पहुंच पाई बात? पक्का? और ये मैं बता भी चुका हूं बाकियों को, तो सबको एक बारी कभी ना कभी डिटेल में बताया था एक और बार मैंने, ठीक है। तो यहां पर होती है रॉक्स की अंडर कटिंग, इरोजन। ये होता है ओवरहैंग जो कि कोलैप्स करता है, यानी कि जब ये गिरता है ना, इसके गिरने के साथ ही यहां पर नीचे जो पानी है जो भरता रहता है, ये बन जाता है एक प्रकार का प्लंज पूल। पूल मतलब क्या होता है? स्विमिंग पूल। तो ये प्लंज पूल मतलब क्या, जहां पर आपने देखा होगा वाटरफॉल में कई लोग मतलब जा रहे हैं, नहा रहे हैं, वाटरफॉल गर्ल्स। अब ये यहां बैठी हुई है, ये है प्लंज पूल, और ये पत्थर के ऊपर जिसके बैठी हुई है ना, इसके बाप के पत्थर नहीं है ये ऊपर से टूट टूट कर गिरे हैं, ये यहां से हार्ड रॉक से,
और ऊपर अगर कोई इरोजन हो रही होगी ना और इसके माथे पे जो ये गिर रहा है, तो जितने अच्छे से ये लहरा रही है ना बालों को, ये सिमट जाएगी, इसी के नीचे ये दफन हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा? हाँ, फॉसिल बन जाएगी ये। तो ये चीज़ है। अच्छा, मुझे लगा रो रही है, मैं वही कहने वाला था, मैं कि ऐसी नालायक लड़की है, घुमाने लेकर आए हैं इसको, तो पहाड़ों से फेंक देना चाहिए ऐसे बच्चे को। तो ठीक है। तो उसके बाद देयर इज अ स्टीव जॉर्ज लाइक वैली, ये जो यहाँ पर बन जाती है, ये स्ट्रक्चर बन जाते हैं यहाँ पर काइंड ऑफ ये चीज़ें। ये क्योंकि पीछे खिसकता जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और ऊपर वाला भी टूटता जा रहा है, तो ये होते होते एक टाइम के बाद देयर इज नथिंग इन दैट एरिया कॉल्ड एज वाटरफॉल। इसको हालांकि बहुत साल लगते हैं जोग्राफिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल होने में। हो सकता है 2500, 4000, 5000, 10,000 साल लग जाए, 500 साल भी लग जाए, 400 साल भी लग जाए। वो डिपेंड करता है कि वाटर की इरोजन करने की स्पीड कितनी, और ये हार्ड रॉक कितनी हार्ड है, कितनी हार्ड है, और ये वाटर कितना ज्यादा स्ट्रीम और गश और एनर्जी के साथ आता है कि कितने फास्ट एंड फिरोशियस तरीके से ये इरोजन कर सकता है। क्या ये वाली बात सबको समझ में आई? तो अगर कभी क्वेश्चन आया तो रिट्रीटिंग वाटरफॉल के ऊपर, तो सारी एक्सप्लेनेशन जान पाओगे ना, और इस डायग्राम को कभी रिवाइज करोगे तो समझ पाओगे ना। उसके बाद डिफाइन कैसे करेंगे, समझ तो लिया हिंदी में। अंग्रेजी में पेपर में लिखकर कैसे आएंगे कि वाटरफॉल क्या होता है? फॉलिंग ऑफ वाटर, रिवर वाटर ओवर अ वर्टिकल स्टेप इन द रिवर बेड, यानी कि पानी आए ऐसे, और ये वर्टिकली गिरने लगा ऐसे करके, वर्टिकली ऐसे करके गिरने लगा, और यहाँ पर कुछ एक रॉक्स वगैरह हैं, उनकी लेयर है यहाँ पर ये। तो दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज वाटरफॉल। ये तब फॉर्म होता है जब सॉफ्ट रॉक्स रिमूव होती रहती हैं, इवन हार्ड रॉक्स भी आप लिख सकते हो, सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक्स बोथ, ड्यू टू इरोजन। एग्जाम्पल इसके कुछ भी दे लो, आप तमिलनाडु की बोगे तो अपनी तारीफ करने बैठ गए यहाँ पर, उल्लू। कूतरालम फॉल्स अक्रॉस द रिवर चित्तर इन तमिलनाडु। अब बस इसको ये याद रखना कि ये ऐसे एक फॉल है जो तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ज्योग्राफी बड़े साल से साइलेंट है यूपीएससी में, गेम चेंजर बनकर आएगी जिस साल दोबारा रिवर्ट होकर आई। ज्योग्राफी डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि कितने लोग मेंस लिखेंगे। कूतरम फॉल्स इन तमिलनाडु। और हम इस बारी सभी वीक पॉइंट को अपने स्ट्रॉन्ग करते चल रहे हैं कि जिसमें हमें लक फैक्टर के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी, इसको लोग लास्ट में छूते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो फिर बाकी चीज़ें ही रिवाइज करते रह जाते हैं, और फिर लक के भरोसे चले जाते हैं कि यार 90 क्वेश्चन में कर आया, 70 तो ठीक हो ही जाएंगे, 20 भी गलत हुए तो इतना बन जाएगा, उतना बन जाएगा। ऐसे नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व, प्रीलिम्स क्लियर ऐसे नहीं होता है। इतना आसान अगर ये स्ट्रैटेजी वर्क करती होती इतनी आसान तरीके से, तो ओपन सेशन में जिन जिन लोगों ने ऐसे टॉपर्स की बात सुनी है तो उनका क्यों नहीं हो गया थी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते करते। मैं सिलेक्शन की बात नहीं करता, चलो फिर सबका प्रीलिम्स के लिए नहीं, क्यों नहीं हो जाता है? क्योंकि हर साल का पेपर अलग होता है, तो आप कभी भी पुराने साल के किसी की स्ट्रैटेजी की बात मत सुनो। होने के बाद कोई कुछ भी बातें करता रहे, वो तो बहुत ईजी है, वो तो कोई भी कर लेगा, स्कूल गोइंग किड भी कर लेगा वो वाली बातें। तो पहले से जो प्रोटेक्शन होती है, जो वो कर सके कोई, तो वो होता है रियल गेम चेंजर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अन अकेडमी इधर उधर वो करके ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान के टीचर्स का दिमाग लग रखा है। तो भाई अगर तुम इतने काबिल हो तो सारे इंस्टीट्यूट मिलकर सिर्फ 100 क्वेश्चन ऐसे नहीं बना पाते हो कि जो यूपीएससी के साथ बिल्कुल मैच कर दें डिट्टो। सबके मिलाकर भी मैच नहीं कर सकते हैं, और ये कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बाप हमेशा बाप ही रहता है। हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो है एंजल फॉल। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कंट्री वेनेजुएला, वहां आपको देखने को मिलता है। अदर वाटरफॉल्स आर नायग्रा फॉल्स विच आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका,
एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ ज़ैम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। अब ये तीनों ऐसे वाटरफॉल के नाम हैं जिसको हम सेकंड थर्ड क्लास से सुनते हुए आ रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ क्लास से सुनते हुए आ रहे हैं। ये वाली बात आप याद रखना। ये यूपीपीएससी को इस प्रकार के ऊट पटांग चीज़ें लोकेशंस पूछना बहुत पसंद है, देखा होगा आपने अमित, है ना? चाहे लोअर पीसीएस का उसका एग्जाम हो चाहे कैसा भी हो, ऊट पटांग की एक लोकेशन पूछ लेता है कहीं ना कहीं से। उसके बाद ये स्ट्रक्चर हम एक देख रहे थे प्लंज पूल का। आपने जो एग्जाम दिया था अमित, कौन सा था वो? ट्रिपल एस सी या पीटना? तो लग रहा था ना उसके अंदर कि ह्यूमैनिटीज़ का काफ़ी अच्छा खासा रोल है, और जितने लेवल से अगर ये प्रिपरेशन हो सकती तो फिर वो वाले एग्जाम्स तो फिर बहुत ईजी हो जाते हैं, है ना? प्लंज पूल एक हॉलो फीचर है एट द बेस ऑफ अ वाटरफॉल जो फॉर्म होता है बाय कैविटेशन। कैविटेशन मतलब एक कैविटी बन जाना, एक होल बन जाना, एक गड्ढा बन जाना, फिर पानी भरता रहता है उसके अंदर। जैसे ये देख रहे हो, अब इसके अंदर कैविटेशन दिखाऊँ कहाँ पर है? देखो पैनी नज़रों से देखना जो मैं बना रहा हूँ। कैविटेशन इसके अंदर ये है कि एक जो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया ना, ये अब देखो मैं इसको नीचे बनाता हूँ। ये एक प्रकार से ऐसा बन नहीं गया, एक बास्केट टाइप, एक बकेट टाइप ये स्ट्रक्चर। अब पानी जब आएगा तो इसके अंदर हमेशा भरा का भरा नहीं रहेगा, बताना जरा, रहेगा कि नहीं रहेगा? जबकि नीचे इसकी दिख रही हैं चट्टानें, इसके नीचे दिख रही हैं ब्लैक कलर की। अगर मैंने मान लो फॉर एग्जाम्पल ये बनाई है, ये ब्राउन कलर की, ये चट्टानें दिख रही हैं। कहाँ गई है छोकरी? ये दिख तो रही है चट्टानें, ये दिख तो रही हैं, लेकिन ये प्लंज पूल है, ये प्लंज पूल है। हाँ ये चट्टानें है ना, ये देखो, ये देखो यहाँ पर देख लो, ये लो। हाँ उसके हॉट लेग्स पे मत जाना, यहाँ देखो, यहाँ, ठीक है? हाँ ये देखो। अब इसे मैं समझाने की कोशिश करूँ कि यार देखो तुम यहाँ से गिर सकती हो, या फिर ये वाटरफॉल रिट्रीट हो रहा है, देखो ये यहाँ तक पीछे आ गया और जोग्राफिकली कुछ साल पीछे पीछे होता जाएगा। अब वो ये बात नहीं मान रही है तो दो इसको यहाँ से धक्का और गिरा तो यहाँ पर जाकर। ये ऐसी बंदियाँ खुद भी मरती हैं और बंदों को भी मरवाती हैं। ये होती हैं टिपिकल पापा की परी। फिर एलुवियल फैन की बात करते हैं। ये एलुवियल फैन क्या है? जब ये रिवर आ रही थी अपने रास्ते, ये जो उसने ये स्ट्रक्चर बनाया ना, ये दिस इज एलुवियल फैन, कॉमनली नोन एज। ये जो एलुवियल फैन्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है? इट इज द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट विच अकर्स एट अ पॉइंट, जब रिवर एंटर करती है प्लेन में, वो फिर स्ट्रक्चर बन जाता है फुट हिल्स का, ठीक है? एलुवियल फैन इज अ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स एट विच द रिवर एंटर्स अ प्लेन और अ फुट हिल्स। उसके बाद ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई। पहले मुझे बताता हूँ, मेंडर्स का टॉपिक तो हम अलग से करेंगे, वो तो फिर वो है, उसको पूरा मैं दिखाना है मेरे को, क्योंकि ये अगला टॉपिक मेंडर्स है। लेकिन रिवर के एक पाथ में, एक जर्नी में, यहाँ तक बातें समझ में आ गई सबको, सारी की सारी ये जितनी मैंने बताई? पक्का? इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।